नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी जो आरआरबी की जो ग्रुप डी की परीक्षा है, इसकी डेट जो है आ चुकी है। 27 नवंबर से 16 जनवरी के बीच परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो अचानक से डेट आने की वजह से बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं है बच्चों को, तो बच्चों में काफ़ी जो है ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कितने कम समय में सारी चीज़ों को कैसे तैयार किया जाए, तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा। इस समय अब जिनका जस्ट एग्ज़ाम है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये नहीं हो सकता है, लेकिन जिनका थोड़ा बाद में है उनको ये ज़रूर इसका फ़ायदा मिल सकता है कि वो अभी भी अपनी स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, प्रायोरिटी के साथ सब्जेक्ट को देखेंगे और किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए उसके बेस पे तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका अभी भी फ़ायदा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा वो लाभ ले सकते हैं इसका। जैसे साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है इसमें, तो उसमें भी साइंस में भी ध्यान रखिएगा। भौतिक विज्ञान का वेटेज सबसे ज़्यादा है, फिर रसायन विज्ञान का है, फिर जीव विज्ञान का है। अन्य परीक्षाओं में जीव विज्ञान का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद जीके जीएस और फिर मैथ रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ भी आप एक नंबर्स के हिसाब से ध्यान रखिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी बेस पे किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादातर ये चीज़ें ध्यान रख के जो है अपने विषय को रिविजन करना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है हम विज्ञान में भौतिक विज्ञान से क्लासेस को शुरू करेंगे। इसमें जो है पीवाईक्यूज़ जो हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, आप देखेंगे उनके जो है ईयर्स भी बगल में लिखे हुए हैं। तो हमने उन सवालों को लिया है जो एक ही सवाल जैसे 8-10 बार पूछा गया, तो एक सवाल लिया है, उसके एक्सप्लेनेशन को सारी चीज़ों को वहाँ से अच्छे से कवर कर लिया है, जिससे कि आप कम समय में सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो आज भौतिक विज्ञान से आपकी क्लासेस चलेंगी और फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, इस प्रकार हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। या पूरा क्रम देख लिए कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपको थोड़ा सा आसान लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है उसके लिए भी मॉक टेस्ट भी करवाए जाने वाले हैं। लगभग 10 या 12 दिन में लगभग 35 से 40 मॉक टेस्ट जो है साइंस के करवाए जाएंगे, जीके जीएस के भी करवाए जाएंगे, कुछ रीजनिंग के भी करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयारी के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, कि जिससे कि हम जो भी सारी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए अपडेट करें तो आप उनसे जो है वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को देख पाएँ। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत कम है आप सभी लोगों के पास और चीज़ें रिवाइज़ करना अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। ये देखिए, पहला ही सवाल जो है बहुत बड़ा सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ता हूँ मैं इसे। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन या विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये यहाँ तक तो केवल इन्फॉर्मेशन ही थी, असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑक्सीमीटर या स्टेथोस्कोप? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हृदय स्पंदों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, ये सवाल भी बन सकता है, हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती रहती हैं। इनमें एक संकुचन और उसके बाद जो शिथिलन होती है उसको मिला करके हृदय का एक स्पंदन बनता है। ठीक है, हृदय जो है इन्हीं के बीच में आराम भी करता है, ये सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल दोस्तों, जहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं सारी चीज़ें आपको ज़रूर दूंगा, आपको उसके लिए जो है ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर, डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं होती, या न्यूटन? बताइए आवर्धन की क्या इकाई होती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। दरअसल इसकी कोई इकाई नहीं होती, ऐसा क्यों कहा जाता है? आवर्धन की जो इकाई है वह दो समान इकाइयों मीटर और बटे मीटर, जैसे मीटर है फिर बटे मीटर है, इन दोनों को काट देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, यह दो समान इकाइयों का जो है अनुपात होता है, मीटर बटे मीटर का जो अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता जो होती है उसको किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में। दोस्तों आसपास के जितने सवाल होंगे वो मैं सारे सवाल कर लूँगा, आपको अलग से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे किससे जो है निरूपित किया जाता है? तो डी से निरूपित किया जाता है डायोप्टर को। किससे? डी से। और इसकी जो फोकस दूरी होती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है, इसको एफ से निरूपित करते हैं, एफ से निरूपित करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी, और इसको ध्यान रखिएगा, इसको किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। ठीक है,
अगर कहा जाए कि लेंस की क्षमता को जो है किस में मापा जाता है तो डायोप्टर में। अगर ये कहा जाए कि लेंस की जो है शक्ति होती है उसको किस में मापा जाता है तो वो भी डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, इकाई वाट को किस रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है? बताइए, एक इकाई जो वाट होती है उसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? 1 वाट बराबर 1 वोल्ट 1 कूलम, इस हिसाब से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। एक इकाई वाट को जो है किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? 1 वाट इकाई को 1 वोल्ट और 1 एम्पियर में जो है व्यक्त किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वाट जो है यह शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए दोस्तों, एक सवाल तो यहाँ से आपको पक्का जो है मिलने ही वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शक्ति जो होती है यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापता है। ठीक है, किस दर से जो है ऊर्जा रूपांतरित या परिवर्तित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता की भी इकाई आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, क्या होती है? ओम मीटर होती है। अच्छा, प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसको अवरुद्ध करने की जो क्षमता होती है को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहा जाता है। यानी कि जैसे किसी पदार्थ में जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उस पदार्थ में उस विद्युत धारा को रोकने के लिए, प्रवाहित होने से बाधित करने के लिए जो क्षमता होती है वह उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, चलिए, अच्छे जो सुचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, यानी कि जिनकी जैसे चांदी है, चांदी सबसे अच्छी चालक मानी जाती है विद्युत की, तो उसकी क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। जिनकी चालकता कम होती है या कुचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ये बात भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, प्रतिरोध की एसआई जो यूनिट होती है किसके बराबर होती है? प्रतिरोध की एसआई यूनिट किसके बराबर होती है? बताइए, तो किसके बराबर होती है? तो ये वोल्ट एम्पियर के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध का जो एसआई है यूनिट है वो ओम होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो कि क्या है, एक वोल्ट और या एम्पियर के बराबर होती है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता होती है, ये चीज़ मैंने अभी आपको पहले ही डिस्कस कर ली है। दोस्तों, आपसे कोई सवाल छूटेगा नहीं, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करिएगा। जहाँ पर जितनी की ज़रूरत है मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र जो है सहायक होता है? हृदय की जो है धड़कन होती है उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो स्पाइरोमीटर दिया गया है, स्पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मानव के जो फेफड़ों की श्वसन दर होती है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फेफड़ों की श्वसन दर जो होती है, श्वसन दर को मापने के लिए, ठीक है, मानव के जो फेफड़े होते हैं उनके जो श्वसन दर होती है उसको मापने के लिए स्पाइरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। और थर्मामीटर का संबंध किससे है? तो तापमान के मापने से है। तापमान के मापने से जो है थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने में किया जाता है। ठीक, रक्तचाप को मापने में स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी? बताइए, संवेग की एसआई यूनिट क्या होगी इस फॉर्म में? बताइए, आपके जो विकल्प दिए गए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है संवेग होता क्या है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है एवं उस वस्तु का जो वेग होता है उसके गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। जैसे आपसे सिंपल सा यहाँ कहा जाए, संवेग बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान गुणे वेग होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। और वेग को किस में मापा जाता है? ठीक है, ये किलोग्राम में मापा जाता है। वेग को किस में मापा जाता है? तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड, गुड़े मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या एस के ऊपर -1, क्योंकि ये नीचे से जब ऊपर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगी इसकी घात। तो ठीक है, इसमें आपको कौन सा विकल्प आ जा रहा है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, तो बी ऑप्शन ये वाला भी सही हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से भी लिख के दे दिया जाए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर -1 लिख दिया जाए, तो ये भी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ये सही होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल देखिए। एक ही सवाल कितनी बार पूछा जा रहा है, देखिए सवाल कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं आरआरबी में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यूज जो है रामबाण साबित होने वाले हैं। दबाव की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, बताइए। दबाव की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो दोस्तों दबाव की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है? जैसे दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या हो जाता है? तो बल का हो जाता है न्यूटन, न्यूटन। और एक सेकेंड, हाँ, बल का क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। और क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? तो वर्ग मीटर में मापते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर, एरिया स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? वर्ग मीटर स्क्वायर, आपको या मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूटन, न्यूटन मीटर की पावर -2। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन न्यूटन और मीटर की पावर -2 हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है, आपको इस तरह से लिखा मिल सकता है, या फिर आपको लिखा मिल सकता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्योंकि यहां पर लिखा है न्यूटन और बटे मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, कई तरीके से एक ही चीज़ को लिख लिख के जो है सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको जो है ध्यान रखना है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, दाब जो है यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है आपने देख ही लिया, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, या इसको एक अन्य मात्रक भी कहते हैं, इसको एक अन्य मात्रक भी कहते हैं पास्कल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दाब का मात्रक एक एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल भी होती है। चलिए हमारा अगला सवाल, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, बताइए। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर को किस में मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये कूलाम जो है किसका मात्रक है? तो आवेश का, आवेश का होता है। ये शक्ति जूल किसका मात्रक है? तो ये होता है कार्य का, कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है। कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ये वाट किसका है? तो ये शक्ति का मात्रक है, एसआई यूनिट है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे विस्थापन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? विस्थापन का, विस्थापन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एसआई यूनिट विस्थापन का मीटर। ठीक है, विस्थापन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है सर विस्थापन ही होता क्या है? तो विस्थापन जो होता है किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य जो सबसे कम दूरी होती है, उस पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलना चालू करता है और फिर ऐसे आगे बढ़ा 1 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा, फिर ऐसे करके अब वो व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, अब वर्तमान में कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से विस्थापन क्या होगा? जैसे पहले बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, ये उसका क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, और ये जो पूरी दूरी होगी, ये जो पूरी दूरी होगी, ये क्या हो जाएगी? ये दूरी कहलाएगी।
तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी जो विस्थापन है एकदम कम हो सकती है, कई बार ये क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती है। अगर एक बार गए तो फिर वो दूरी पूरी काउंट होगी, विस्थापन जो है जीरो हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में सवाल बनाकर पूछा जा सकता है, ठीक है। और विस्थापन जो है एक प्रकार की क्या है, यह सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना है, यह सदिश राशि है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, बताइए का एसआई जो यूनिट है किसका है, यह यूनिट किसकी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर माइनस का, तो किसकी है, तो यह है, ध्यान रखिएगा, यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो नियतांक है उसकी यह इकाई है, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो नियतांक होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो जी से उसे जो है डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, जिसका मान क्या होता है, इसका मान भी आपको ध्यान रखना है, मान भी पूछा जा सकता है। तो मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 की घात 11 जो है इसका मान होता है, ठीक है। और इसे दिया किसने था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। यह मान किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने, किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, मतलब ऐसी जो कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई जो है एक ही है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। तो इसमें से वो दो भौतिक राशियां कौन सी हैं, तो एक तो हो जाएगी, दो ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए, एक तो बल भी हो सकता है, उत्प्रेक्ष बल भी हो सकता है, और बल और भार ये जो है दोनों सही होने चाहिए, यानी कि इसमें बी और डी दोनों सही होने वाले हैं। क्योंकि दाब का क्या होता है, दाब का पास्कल होता है, मैंने अभी आपको बताया ही था, दाब का क्या होता है, ये पास्कल होता है, पास्कल होता है। और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का न्यूटन है, न्यूटन। तो ये दोनों सेम तो नहीं हुई, ठीक है। गति का भी सेम नहीं होगा बल के साथ, लेकिन बल जो होता है इसके जो होंगे, जैसे आपको ऐसे समझना है, भार बल या उत्प्रेक्ष बल, या उत्प्रेक्ष बल जो होते हैं, इनका जो एसआई यूनिट वो क्या होती है, एक तो न्यूटन होती है, न्यूटन या किलोग्राम, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि गति की क्या होती है, गति का जो सूत्र होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, गति का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये दोनों की जो इकाइयां हैं आपको जो है सेम नजर आएंगी, ठीक है। चलिए, अच्छा चाल के बारे में भी आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। तो चाल का एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, ये मीटर प्रति सेकंड। जैसे यहाँ पर ये वेग का एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकंड, यही चाल का भी होता है, चाल का भी यही होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होती है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो ये इसका भी जो है एसआई यूनिट हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान की एसआई यूनिट न्यूटन है, बताइए किसकी एसआई यूनिट जो है न्यूटन है, बताइए किसकी एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। तो दोस्तों वजन या बल, अभी हमने आपको यहाँ पर ऊपर चीज़ें बताई थी, ये क्या है, ये भार, भार क्या है, वजन है, और ये बल है, इसका जो एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो ये चीज़ आपने अभी यहाँ पर सेम देखा है दोनों का। तो वजन और बल का जो है एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, भार या वजन जो होता है उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका पृथ्वी पर मान क्या होता है, तो उसका मान होता है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण को हम छोटे जी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इसका मान क्या होता है, 9.8, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान की एसआई इकाई जो है वोल्ट है, बताइए किसकी एसआई इकाई जो है वोल्ट है, किसकी एसआई इकाई जो है वोल्ट हो जाएगी।
तो ध्यान रखिएगा किसकी एसआई इकाई वोल्ट है, तो ये हो जाएगा विभवांतर की। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, विभवांतर होता क्या है? किन्हीं जो दो बिंदु होते हैं, इनके बीच जो विद्युत के विभव का अंतर होता है, इसे ही विभवांतर कहा जाता है। जैसे दो बिंदु हैं, जैसे ये दो बिंदु हैं, इनके बीच जो विभव का अंतर होगा, ये क्या होगा? ये विभवांतर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, यहाँ पर आपको दिया ही हुआ है। और इसका मापन जो है ओम के नियम के से भी किया जाता है। इसलिए अगर आपको एक दूसरा तरीका बताऊं, जैसे विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, ये भी क्या हो जाएगा? एक विभवांतर का निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। इसे किससे, विभवांतर को किससे निरूपित किया जाता है? तो V से निरूपित किया जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है या एसआई यूनिट है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई? बताइए, किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? तो यहाँ पर ध्यान रखने किसकी है, तो ये है दाब की। ठीक है, किसकी है? दाब की है, क्योंकि दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल को किस में मापते हैं? तो न्यूटन में। और क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो तुरंत पता चल गया आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन स्क्वायर -2, ये ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि जो त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वो होती है, ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। और जो त्वरण एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, ये सदिश राशि है, सदिश है। ठीक है, सदिश राशि मानी जाती है इसे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कूलाम की जो एसआई यूनिट है, कूलाम जो है किसकी एसआई यूनिट है? दरअसल किसकी है? तो आवेश की एसआई यूनिट जो है वो क्या है? तो कूलाम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, भार की एसआई इकाई वही है जो रिक्त स्थान की एसआई इकाई है, यानी कि भार की एसआई यूनिट क्या है? जो एक अन्य की भी वही यूनिट है। बताइए क्या हो जाएगा? कौन सी इकाई है जो भार की भी है और अन्य की भी है? बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो बल। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? भार और बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? न्यूटन में। तो फिर दोनों की राशियां क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएगी। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? बताइए, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन संवेग का क्या होता है? संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का क्या होता है? इसका होता है न्यूटन होता है एक तो, और दूसरा होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, वो किलोग्राम प्रति एक सेकंड में लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घनत्व का क्या होता है? इसका होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व का हो जाता है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों इसके जो है मात्रक होते हैं, जबकि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए हमारा अगला सवाल, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? बताइए, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है?
तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस का 2 ऊपर जो है उसके लग जाएगा। तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के जो वेग परिवर्तन की दर होगी उसको त्वरण कहा जाएगा। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मंदता कहा जाता है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, लेकिन अगर वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे मंदता कहा जाएगा। ठीक है, मंदता कहा जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर स्क्वायर की पावर -2, मीटर सेकंड की पावर जो है -2। हमारा अगला सवाल, निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ जो हैं समान हैं। ये देखिए, एक ही सवाल जो है कितनी बार पूछा गया है, मैं अलग अलग एंगल से पूछा गया, फिर भी मैंने इसको हटाने की कोशिश करी है, फिर भी ये जो है बहुत बार आपको नज़र आ रहा है। क्या हो जाएगा बताइए, कार्य और ऊर्जा की जो इकाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो जूल होती हैं। मैंने आपको शुरू में ही ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए, अच्छा इनका विमीय सूत्र भी मैं आपको लिख दूं, अगर आप कहें तो इनका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML2T-2, इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा ML2T-2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है, बताइए। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो वह डेसिबल में मापी जाती है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि की जो प्रबलता या तीव्रता जो होती है डेसिबल में तो मापी जाती है, और ध्वनि की तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और यांत्रिक तरंगें होती हैं। जैसे ध्वनि की जो तरंगें होती हैं वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं, आपको ध्यान रखना है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, और यांत्रिक तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति जो है मानव कानों द्वारा होती है। यानी कि हम जो है किस नए आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनको जो है मानव सुन सकता है। अच्छा, इनसे जो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अवश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, अवश्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, उनको जो है मानव नहीं सुन सकता, छोटे छोटे जीव जंतु जो ज़मीन में रहते हैं वो सुन पाते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है पराश्रव्य, पराश्रव्य, क्योंकि इनकी जो है ध्वनि इतनी तेज होती है कि मानव कान जो है उनको जो है सुन नहीं पाते हैं, तो उनको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अच्छा, ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वायु में ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल होती है वह कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड जो होती है वायु में ध्वनि की चाल होती है। और वायु में जो है ध्वनि जो है इसको चलने के लिए क्या है, किसी न किसी माध्यम आवश्यक होता है, माध्यम इसके लिए जो है ज़रूरी होता है। बिना माध्यम के यह जो है गति नहीं कर सकती। यही वजह है कि अंतरिक्ष में जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो उनकी एक दूसरे की बात को वो जो है सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि के संचरण के लिए कोई माध्यम उपस्थित नहीं है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, ये आपको सिंपल सा स्टेटमेंट समझ लेना है। चलिए हमारा अगला सवाल, एक एटमॉस्फेयर बराबर किसके होता है। यहाँ से अब जो है न्यूमेरिकल के तरीके के सवाल स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको बताना है कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, बताइए किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला जो दबाव होता है उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी है,
इसके किसी खास क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं तो इस पर जैसे ये हो गई क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इन सारी परतों का जो दबाव होता है, इन सारी परतों का जो दबाव होता है इस विशेष क्षेत्रफल के संदर्भ में जितना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को दरअसल मापा किस में जाता है, जैसे वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब हम किसे कहते हैं, जो हमने आपको अभी समझाया है। अच्छा, इसे मापा किस में जाता है, तो इसे बैरोमीटर में मापा जाता है, बैरोमीटर में। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर में मापा जाता है। इसकी इकाई जो है, दाब की एक इकाई क्या होती है, पास्कल भी होती है। ठीक है, इसकी जो इकाई होती है एक पास्कल होती है, एसआई यूनिट जो होती है पास्कल भी होती है। एक इसके अलावा बार भी होती है। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है, दाब की एक इकाई बार भी होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ हमने आपको बता ही दी है कि इसका जो मान होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। चलिए हमारा अगला सवाल, चलिए महत्वपूर्ण सवाल। देखिए एक ही सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन उनमें से मैंने एक ही 2 सवाल लिए हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल पूछे गए हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे वाले आप सारे सवाल कर लेंगे। बताइए 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट जो घंटा लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। ठीक है, और इसके अलावा एक ये घंटा, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अच्छा, 1 किलोवाट को हम कितना लिख सकते हैं, तो 1000 वाट लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 वाट लिख सकते हैं। और 1 घंटे को हम कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो वाट की एक क्या होती है, इकाई होती है जूल प्रति सेकंड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और इसको जब यहाँ पर 1 सेकंड में है तो दूसरे को भी हमें किस में, सेकंड में ही बदलना होगा। तो 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये अब सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। तो अब 1000, यहाँ पर मैंने 10,000 लिख दिया शायद, एक सेकंड, हाँ ये क्या हो जाएगा, 1000 गुणे अब कितना है, 60 को 60 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, 3600 जूल आ जाएगा, 3600 जूल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से इस सेकंड से ये वाला सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, 36 और ये जूल आ जाएगा। ठीक है, इतना जूल आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.6 गुणे 10⁶, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10⁶ जूल। 3.6 गुणे 10⁶ जूल जो है किसके बराबर है, तो ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर है या 1 यूनिट के बराबर, आप इसे 1 यूनिट समझ लीजिए। ठीक है, इतने के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3.6 गुणे 10⁶ जूल। ठीक है, चलिए अब आगे के भी सवाल आपको मैं कुछ सवाल भी करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। चलिए ये सवाल, 5.5 किलोवाट जो घंटा है अब किसके बराबर है, वहाँ पर कितने पूछा गया था, वहाँ पर देखिए पूछा गया था 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने होता है, तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। तो यहाँ पर अब 5 किलोवाट घंटा के बराबर पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या निकाला था आपने, 1 किलोवाट घंटा बराबर आपने क्या निकाला था, तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल आपने निकाला था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ अगर आपसे 1 का पूछा गया है तो ये, तो अगर आपसे 5 का पूछा जा रहा है तो आप इसमें सिंपल से कर दीजिए 5.5, क्योंकि यहाँ पर 5.5 किलोवाट घंटा का पूछा जा रहा है, तो 5.5 गुणे 3.6 गुणे 10⁶ जूल कर लीजिए। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, तो सीधा से निकल के आ जाएगा 19.8 गुणे 10⁶ जूल।
क्या निकल के आ जाएगा 19.8 गुणे 10⁶ जूल। तो बस यही आपका जो है जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके आपको निकालना है। ऐसे बहुत सारे सवाल किए गए हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने जो है इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश की है और आप कम समय में सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। जैसे 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड किसके बराबर होता है? बताइए, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड जो है किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के बराबर होता है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। और आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। जैसे कोई ये अगर हमें इसमें जो है धारा को प्रवाहित करना है तो इस परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर की धारा इसमें जो है प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, और विद्युत धारा बराबर किसके बराबर? जैसे विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा किसके बराबर होता है? इसे आवेश बटा समय, इसका ये सूत्र होता है। क्योंकि क्या है, 1 एम्पियर की जो धारा होती है इस परिपथ में 1 कूलाम का जो आवेश होता है, 1 कूलाम को जो है 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर के ये बराबर हो जाएगा। ठीक, 1 कूलाम बटा 1 सेकंड क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी? बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या हो जाएगा? एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 यूनिट जो है ऊर्जा की खपत होती है, इसे जूल में मापा जाए, जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी हो जाएगी ये? तो आपने अभी सिंपल सा क्या निकाला था? 1 यूनिट बराबर क्या निकाला था? 3.6 गुणे 10⁶ जूल आपने निकाला था। ठीक है, ये कितनी है? 1 किलोवाट घंटा है या 1 इकाई मानी जाती है इसे। अगर 100 यूनिट का निकालना हो तब 100 यूनिट का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो सीधे इसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 गुणे 3.6 गुणे 10⁶ जूल कर लेंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ पर हैं और 10⁶ है ही, तो इसको आप सिंपल से कर लेंगे। 3.6 गुणे 10⁶ कितना हो जाएगा? 8 जूल हो जाएगा। बस हो गया आंसर। ऐसे ही बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3.6 गुणे 10⁸ 8 जूल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, रक्तचाप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, स्फेग्नोमैनोमीटर जो है ये रक्तचाप को बताने वाला एक उपकरण है। ठीक है, रक्तचाप को किससे मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से। अच्छा, इकोकार्डियोग्राम जो होता है ये किससे, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसके द्वारा मापा जाता है जो हृदय होता है, इसकी जांच की जाती है, हृदय की जांच की जाती है। ठीक है, और यहाँ से स्पाइरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो फेफड़ों की जो क्षमता होती है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है, फेफड़ों से होने वाली जो आवाज़ होती है उसको जो है मॉनिटर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर रिक्त स्थान की उपस्थिति का संसूचन करता है। जब गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में संयोजित होता है तो किसकी उपस्थिति का जो है संसूचन करता है, यानी कि कौन सी चीज़ उपस्थित है यह उसको जो है इंगित करता है। बताइए, तो किसको? धारा को। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है परिपथ में संयोजित होने पर धारा की उपस्थिति का संशोधन करता है, यानी कि जब गैल्वेनोमीटर परिपथ में उपस्थित होगा तो इसका साफ सा संकेत है कि उसमें धारा है, उस परिपथ में धारा जो है चल रही है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है एक प्रकार का अमीटर होता है, यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण जो है उपयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को जो है निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है? बताइए,
तो दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो हाइड्रोमीटर लिखा हुआ है इससे क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है इससे। ठीक है, थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे तापमान मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। ये चीज़ें आपको पता ही हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? ओडोमीटर के द्वारा, ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इससे जो है दूरी मापी जाती है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है गाड़ियों की दूरी, गाड़ियों में जो है दूरी मापने के लिए किया जाता है कि गाड़ी कितनी दूर जो है चली है। गाड़ियों की दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गाड़ियों की दूरी मापने के लिए जो है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, इसको जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्पीडोमीटर से। गाड़ी की गति मापने के लिए किसका? स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, कुछ अन्य चीज़ें, क्योंकि आसपास के जो सवाल हैं जिनको सवाल के रूप में नहीं शामिल किया गया है, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन को अगर बता दें तो सारी चीज़ें आपकी और ईजी हो जाएंगी। जो जहाज़ जो होते हैं उनमें इको लोकेशन का एक होता है कि पानी में कितनी गहराई पर वो जहाज़ चल रहा है, इसको किससे पता किया जाता है? तो सोनार से पता किया जाता है। जैसे जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। इको लोकेशन का जो है उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है किसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि पानी में कितनी गहराई पर जो है जहाज चल रहा है? तो किसके द्वारा? तो सोनार के द्वारा। सोनार के द्वारा जो है पता लगाया जाता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सोनार का? तो ये होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, मुझे लगा कि शायद सवाल शामिल नहीं है, लेकिन मैंने शामिल किया है इसमें। तो बताइए, ऑटोमोबाइल के जो वाहन होते हैं उनमें दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी हमने आपको जस्ट बताया, तो किसके लिए? तो ऑडोमीटर के। स्पीडोमीटर जो होता है स्पीड मापने के लिए होता है। अब जैसे एक टैकोमीटर भी होता है इसमें, ये जो टैकोमीटर दिया गया है, टैकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? इसमें जो है वायुयान की गति मापी जाती है, वायुयान की गति मापी जाती। ठीक है, या वह किस गति से चल रहा है वायुयान, तो इसको जो है टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्पीडोमीटर के द्वारा वाहनों की गति मापी जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा अभी 2 सवाल और हैं। चलिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है बताइए? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के, यानी कि किस दिशा से किस दिशा में धारा बह रही है, इसका उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया है शायद। गैल्वेनोमीटर के जो उपकरण होता है इसका उपयोग धारा की दिशा को मापने के लिए किया जाता है कि धारा किस दिशा से किस दिशा में बह रही है। दोस्तों थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है बताइए? अभी मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। वाहन की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
वोल्ट मीटर जो होता है, यहाँ पर वोल्टोमीटर जो लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर जो होता है परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो विभवांतर को, ठीक है, यह विभवांतर को मापता है। लैक्टोमीटर जो होता है दूध के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, इकोलोकेशन का एक प्रकार है, बताइए इकोलोकेशन का एक प्रकार क्या है? अभी हमने आपको इकोलोकेशन के बारे में बताया था कि जहाज कितनी गहराई में चल रहा है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो सोनार के बदौलत इसका पता लगाया जाएगा। सोनार जो है इकोलोकेशन का एक प्रकार है, ठीक है। और यह जो है किस पर काम करता है? तो यह पराश्रव्य तरंगे जो है पराश्रव्य तरंगों पर आधारित है, पराश्रव्य तरंगों पर आधारित है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, बताइए किसका उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। एनीमोमीटर का उपयोग जो है हवा की शक्ति और उसके वेग को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने कई सारे एक्सप्लेनेशन पहले अच्छे से कवर किए हैं, जिसके बाद वो उन्हीं पे जो है सीधे सवाल भी पूछे गए हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि जितने भी सवाल थे उसके आसपास का जो भी एक्सप्लेनेशन था या अदर सवाल के भी एक्सप्लेनेशन थे, मैंने यहीं पर डिस्कस कर लिया कि आपको अलग से ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत पसंद आए, हमारा प्रयास पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। और आगे की जो भी सारी सूचनाएं हो जानना हो तो उसके लिए आप बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव सेशन लेने के लिए अभी हमारे पास जो टैब है उसमें बहुत अच्छे से लाइव सेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, है ना। तो आप भी थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।